ठीक है जी। तो ये चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का। क्वेश्चन पूछ लिया करें आपके ज़हन में हो तो। टेस्ट जो है ना, अब चैप्टर 9 के बाद टेस्ट ही है। जरा मैं देख लूं और क्या इसका हमने करना है। यही है ना, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 के बाद इसका टेस्ट ही होगा आपका, पूरे 9 चैप्टर्स का। तैयारी अच्छे से करिएगा। मैं सोच रहा था ना, सिलेबस तो बहुत कम है, आप फिर टेस्ट कैसे देंगे? सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर टेस्ट भी जरा सही खतरनाक होगा आपके लिए। हार्मोनिक सीरीज जो होती है, ये वाली सीरीज, ये डाइवर्जेंट होती है। ये हमने पहले देखा था। क्यों डाइवर्जेंट होती है? क्योंकि इसके पार्शियल सम्स जो है ना, वो अनबाउंडेड होते हैं। ये भी हमने देखा था, पुरानी वीडियोस में आपको ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज क्या होगी? आपने जस्ट इस इस टर्म को -1 raised to the power n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी। अब ये जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है, ये डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है, अगर डायरेक्ट सीरीज को देखा जाए, सम लग जाता है तो सीरीज हो जाती है, तो वो में भी कन्वर्ज करे। लेकिन जब मॉड लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो डिवर्ज करे। तो इसकी ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में देखें, अगर डायरेक्ट सीरीज जो है ना, उसको हम बोलेंगे ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि जो मॉड वाली सीरीज है ना, मॉड मॉड लगा दिया, जैसे ये -1 की पावर है ना, तो -1, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास है। पहले n को हम 1 यूज करेंगे, तो 1/n, फिर कामा, फिर -1/n, फिर 1/n, फिर ये थोड़ा सा n को जब हम 1 यूज करेंगे, तो 1/1, n को 2 यूज करेंगे, -1/2, 1/3, -1/4। इस तरह से ये इसका जब आप मॉड फाइंड करेंगे ना, तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये उस मॉड की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर मॉड वाली सीरीज कन्वर्ज करे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। के एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होगा? अगर जो सीरीज है मॉड वाली, ये क्या करे? कन्वर्ज करे, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब है, या नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि अगर खुद वो कन्वर्ज करे, ठीक है, लेकिन मॉड वाली डाइवर्ज करे। ठीक है, इफ इट इज कन्वर्जेंट, मतलब खुद वो क्या है, खुद कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, मॉड के बगैर। और जब आप मॉड यूज कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं कर रही कन्वर्ज। तो सबसे पहले नंबर पे पहला थ्योरम है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट देखनी है। अगर एक सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो वो कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अभी मैंने बताया कि क्या होती है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि जो मॉड होता है ना, वो कन्वर्ज करता है। मॉड उसका कन्वर्ज करता है। तो ये प्रूफ में भी वो कह रहा है कि जो मॉड है वो कन्वर्ज कर रहा है, इस मॉड से वो सिंपल को कन्वर्ज करवा देगा।
ये उसने क्राइटेरिया यूज किया है और बाद में सिंपल भी कन्वर्ज कर गई है। तो ये वही बात है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो कन्वर्जेंट भी होगी, ये हमें एक बात पता चल गई कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि जो मॉड वाली सीरीज है वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये ग्रुपिंग ऑफ सीरीज को आप छोड़ दें, इस टॉपिक को आप छोड़ दें, आगे चलते हैं। असल में क्लास का जो टाइम है ना वो बड़ा मैंने सोच समझ के रखा हुआ है। मोस्टली जो लोग हैं ना वो इस टाइम ही अवेलेबल होते हैं। तो ये 9.1 सेक्शन हमारा हो गया है, इसमें ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आपने इनको पढ़ लेना है एक बार, जो मैं निशान लगा के दे रहा हूँ ना आपको। ये 7 वाला, ये 6 वाला, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, टाइम यही बेस्ट है। उसके बाद ये 8 में क्या कह रहा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपका मल्टीपल चॉइसेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वो कह रहा है कि एक एक ऐसी एग्जांपल बताएं, सीरीज ये कन्वर्जेंट है लेकिन जब टर्म्स का स्केयर करते हैं ना तो फिर कन्वर्जेंट नहीं रहता। ठीक है, ये आप देखिएगा। अब ये देखे ना, ऐसी सीक्वेंसेस मिल जाती हैं आपको। अच्छा, आप वो वाले क्वेश्चन ना कीजिएगा जिसमें वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल, वो वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने पीपीएससी के लिए। आपने करने कौन से हैं, शो दैट, शो दैट वाले, और जो इफ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, इस तरह के करने हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना, अगर ऐसे हो रहा है फिर क्या होगा, तो इफ वाले करने हैं। जैसे देखें, इफ से ये स्टार्ट हो रहा है, अगर ये कोई सीक्वेंस है और अगर उसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा। तो शो दैट के बाद जो होता है ना, ये ऑप्शन में होता है आपके, आपने इसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्ट। तो आपने शो दैट वाले करने हैं और इफ वाले जस्ट स्टेटमेंट्स करनी है उसकी। मेरी बात की समझ आ गई है तो मुझे बताएं कि समझ आ गई है, फिर हम आगे चलते हैं। प्रूफ नहीं देखना, प्रूफ बिल्कुल नहीं देखना, प्रूफ बिल्कुल नहीं देखना। जस्ट आपने इसको क्या करना है कि इसको अपने माइंड में एक स्केच बनाना है। अब आप नक्शा कैसे बनाते हैं अपने दिमाग में वो आपको पता है। ठीक है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो गिव एन एग्जांपल वाले नहीं करने, ठीक है ना, ये नहीं करने क्योंकि ये एग्जांपल देनी है तो वो इस तरह का नहीं। अच्छा, आगे कुछ टेस्ट आ जाते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 2, ये अब बहुत इजी चीजें हैं। देखें, आपके पास एक सीक्वेंस एक्स है, एक सीक्वेंस वाई है। तो एक्स और वाई को डिवाइड करके ना मॉड की लिमिट फाइंड की, आर आ गया। तो अब इस पे दो कंडीशंस हैं, अगर आर नॉन जीरो होगा तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, अगर आर नॉन जीरो होगा तो जो सिंपल सिंपल सीक्वेंस है ना वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। इफ एंड ओनली इफ, अगर नीचे वाली सीक्वेंस से एसोसिएटेड जो सीरीज है, देखे ना ये सीक्वेंस है और ये सीरीज है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे। और अगर आर जीरो आ जाता है, आर जीरो आ जाए, जीरो आने के साथ साथ नीचे वाली जो सीक्वेंस है उसकी जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, तो फिर जो फिर देन की बात है। तो एंड का मतलब है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। दोनों बातें ट्रू होंगी तो फिर देखिए, अगर आर जीरो आ जाता है लेकिन ये वाली जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती,
R0 है लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती, तो इसका मतलब है कि ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी। R0 है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, देन हम कह सकते हैं कि X वाली जो सीरीज है वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। फंक्शन कन्वर्ज और डिवर्ज कब करता है, और सीक्वेंस कन्वर्ज और डिवर्ज कब करती है? आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ ना। देखें, अगर पहले नहीं पता तो दोबारा से देख लें। सीक्वेंस जो होती है ना, सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस होती है, फॉर एग्जांपल 1/n एक सीक्वेंस है, तो n को लिमिट अप्लाई कर दो n पे, n पे लिमिट लगा दी, आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये किसी नंबर को कन्वर्ज कर गई है, किसी नंबर को कन्वर्ज कर गई है। अब अब हम बात करते हैं फंक्शन की। असल में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होता है ना, वो उसमें दो चीजें वेरी करती हैं। एक x करता है वेरी और एक n करता है वेरी। n जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं और x जो है ना उस वो डोमेन में से यूज हो रहा होता है, और इसको डिनोट करते हैं एफ एन एक्स से। ये हमने जो है ना आज पढ़ा है इसको। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को समझना ज्यादा मुश्किल है, सिंपल सीक्वेंस को समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस भी यूज हो रही होती है ना, जैसे x/n है। अब ये इसमें x भी वेरी करेगा, n भी वेरी करेगा, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसको अप्रोच कर रही है, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, और ये जिसको अप्रोच कर रही है वो 0 के इक्वल आया था, मतलब 0 फंक्शन को अप्रोच कर रही है ना। तो 0 फंक्शन क्या है, पूरा एक्स एक्सिस, मतलब जहां पे y की वैल्यू 0 है। आपको पता है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 0 आ जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये कन्वर्जेंस, अब ये पूरी रियल लाइन जो है ना एक्स एक्सिस, ये सारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इसको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि पहला फंक्शन इस तरह से था, दूसरा इस तरह से था, तीसरा इस तरह से था, चौथा इस तरह से था, चलते चलते ये इसको अप्रोच कर गए इसको। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपने अपनी खत्म करनी है कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डिफरेंट है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस डिफरेंट है। और डोमेन, जब पूरी डोमेन की बात करें ना, पूरी डोमेन पे जो कन्वर्जेंस होती है ना वो होती है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। और किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस जो होती है, या खास पोर्शन पे जो कन्वर्जेंस होती है ना, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो होती है ना, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होती। अगर हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस का बिहेवियर सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, वो यूनिफॉर्मली, उसका वही क्राइटेरिया था, एफ एन माइनस एफ नॉर्म ऑन सेट ए जो है ना, ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, जिस जो सुप्रीमम हमने निकाला था माइनस करके। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आ जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सीक्वेंस की, सॉरी सीरीज की। तो ये सीरीज में पहला हमने टेस्ट देखा है, ये आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, रेशो और रूट टेस्ट भी है। इस टेस्ट का भी आपको पता है, बीएससी सबने की हुई है, सबको पता है कि ये टेस्ट क्या होता है। आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, तो ये एक्स एन मॉड की पावर 1/n लेस और इक्वल टू आर हो, तो ये क्या होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज होता है। और अगर ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, तो ये डिवर्ज होता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स आती है ना, वहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा टेस्ट किस नेचर में अप्लाई होगा। इसी तरह ये क्रोलरी है, इसको देखिएगा। ये रेशो टेस्ट है, रेशो टेस्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवीजन का आंसर अगर 0 से 1 के दरमियान में हो, तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर डिवीजन का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, तो फिर वो जो सीक्वेंस होती है एक्स, वो डिवर्ज होती है। याद रहे कि यहाँ पे सिंगल सीक्वेंस यूज हो रही है, सीक्वेंस की जो सीरीज है, सॉरी। तो सिंगल का हम यहाँ पे जो है ना यूज कर रहे हैं, जबकि प्रीवियस जो था
कंपैरिजन में हमने 2 सीक्वेंसेस और 2 सीरीज उनकी यूज करनी होती है। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़ाई करेंगे इस चीज की तो आपको याद होगा ना, मैं बता भी दूंगा तो फायदा नहीं होना जब तक आपके ज़हन में ये बात नहीं चलेगी कि एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन मॉड इज लेस और इक्वल टू आर, जबकि आर 0 से 1 के दरमियान में हो। मतलब आप कह लें कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन मॉड जो है ना वो आंसर आ जाता है 0.2। तो 0.2 जो है वो लेस देन 1 है, और ये 0 से बड़ा है, 0 < 0.2 और < 1। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज इसके इक्वल आ गई है तो हम कह सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, अदरवाइज डिवर्जेंट है अगर इस चीज के आ जाए। ठीक है, जब हमारा टाइम था हमने भी किया था काम, अब आपका टाइम है, आप करें। ये क्रोलरी आ गई है, इस क्रोलरी में वो आर को लिमिट के इक्वल लिख रहा है और इस पे सीधी बात कर रहा है कि अगर आर की वैल्यू आर जो है वो < 1 होगा तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा और < 1 होगा तो डिवर्ज करेगा। एब्सोल्युटली कन्वर्ज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है। इंटीग्रल जो आ जाते हैं आगे, इंटीग्रल टेस्ट भी आ जाते हैं ना, कहाँ पे है, ये 9.2.6 जो है, लेट एफ बी पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे ये है ना, तो वाई एक्सिस जो स्टार्टिंग मतलब एक्स को बढ़ाना है आपने, एक्स को क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब आप इस कर्व को अगर इस सेंस में ले जाएंगे ना तो ये डिक्रीज कर रहा है। कैसे, जब आप एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू पे थे तो आंसर बहुत बड़ा था, मतलब वाई क्या यहाँ पे था ना कर्व पे, जब आप एक्स को आगे लेके गए तो आंसर इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई का आंसर कम हो गया। मतलब आप नीचे को आ रहे हैं, वाई एक्सिस नीचे को आ रहा है, एक्स एक्सिस आगे को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज कर रहा है। और अगर इस तरह से हो के हम एक्स को आगे बढ़ाते जाएं, एक्स को आगे बढ़ाते जाएं और आंसर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हो तो फिर ये इंक्रीज कर रहा होता है। देखे ना, एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू के लिए आंसर जो है वाई एक्सिस के स्टार्ट पे है, जैसे ही एक्स आगे गया है, इधर आया है, तो आंसर भी बढ़ गया ना वाई एक्सिस का, ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये इंक्रीज होता है। अब हम जो इंटीग्रल टेस्ट में बात कर रहे हैं वो किस तरह के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर होंगे, इस साइड पे 0 से अप साइड पे होंगे। और ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब है कि ये इस तरह का बिहेवियर होगा, एक्स के बढ़ने से कर्व नीचे को जाएगी। तो फिर क्या हमने करना है, अगर ये एफ जो फंक्शन है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर जाता है, देन द सीरीज, तो एफ की जो सीरीज होगी ये वाली, वो कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ना एग्जिस्ट करेगा। मतलब 1 से ∞ एफ ऑफ टी डी टी जो है ना वो लिमिट, इसकी जगह हम लिमिट लगा के, तो ये तो आपको पता है, ये आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कैलकुलस में आपने पढ़ा था, जहाँ पे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है ना उसमें लास्ट पे ये एक्सरसाइज आती है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वाली। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स, अब ये जो एग्जांपल्स आई है ना 9.2.7, ये इस एग्जांपल में सारे जितने भी ऊपर आपने टेस्ट पढ़े हैं ना, इंटीग्रल टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, क्रोलरी, और ये रूट टेस्ट हो गया, और ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये चारों पांचों टेस्ट यूज करके तो इस एग्जांपल में आपने इनको सॉल्व करना है एग्जांपल्स को। ठीक है, ये डी तक है ना। तो सबसे पहला जो टेस्ट है, ये सीरीज है ना, आपको पता है वैसे ही 1/n² जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ हमने देखना है 1/n × n+1 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में न्यूमरेटर में जो सीरीज ये एक्स एन आ गया,
और ये डिवाइड हो गया, ये डिवीजन का निशान आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है ना ये वाली सीरीज आ गई ना, इसकी सीक्वेंस आ गई वाई यानी इसका मॉड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि किधर गया ये, इस मॉड का आंसर अगर आर के इक्वल आ जाए, फिर हम यहाँ से क्या बात, मतलब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हमने पहले नंबर पे देखना है आर क्या आता है हमारे पास। अच्छा, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। ये थोड़ी सी चीजें रह गई हैं ये डिस्कस करके, तो इसको खत्म करते हैं। दोबारा ज्वाइन करना है आपने।